अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर ओमिक्रॉन जोर पकड़ रही है। कराची इस वक्त कोरोना की नई शक्ल का गढ़ बन रहा है। NCOC की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के 57,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए, जिसमें से 5,472 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि इस वायरस की वजह से 8 अफराद का इंतकाल भी हो चुका है। NCOC के मुताबिक कोरोना फैलाव जो है, ये जो इलाके हैं कोरोना फैलाव वाले, इनमें एक बार फिर से स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा और 10% से ज़ायद शरह वाले जो इलाके हैं इनमें इंडोर डाइनिंग पर 24 जनवरी से मुकम्मल पाबंदी होगी। 10% से ज़ायद कोरोना की शरह वाले शहरों में तालीमी इदारे बंद, जबकि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को मुतबादिल दिन स्कूल भेजने का फ़ैसला किया गया है, मतलब कि 3 दिन स्कूल बच्चे जाएंगे। जबकि तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग की जाएगी। 10% से ज़ायद शरह वाले इलाकों में SOPs का मुकम्मल नफाज होगा और ये तमाम SOPs 20 से 31 जनवरी तक नाफिज रहेंगे। NCOC की मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि 1 फरवरी से 12 साल से ज़ायद उम्र के तमाम तलबा के लिए कोविड वैक्सीन का कम से कम 1 इंजेक्शन लगवाना लाजमी है, 1 डोज़ लेना लाजमी है। मार्केट्स और कारोबारी इदारे अपना काम मामूल के मुताबिक जारी रखेंगे, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% गुंजाइश के साथ जो है इससे कम चलाई जाएंगी। रेलवेज़ में 80% गुंजाइश के साथ मुकम्मल वैक्सीनेटेड मुसाफिरों को सफ़र करने की इजाज़त होगी, जबकि जो दफातर हैं इनमें मुकम्मल वैक्सीनेटेड जो मुलाजमीन होंगे उनको 100% हाज़िरी के साथ काम करने की इजाज़त होगी। फिर अंदरूने मुल्क जो एयर ट्रैवल है, हवाई सफ़र के दौरान खाने पीने पर पाबंदी होगी, जबकि मास्क पहनना लाजमी होगा। नाज़रीन, जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन फैल रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, इससे खदशा ये पैदा हो रहा है कि कोरोना की 5वीं लहर बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासिर कर सकती है। कोरोना के इस नई लहर से बचने के लिए जहां हमें मास्क के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की और एहतियात की ज़रूरत है, वहीं कोरोना वैक्सीन लगवाने की भी अशद ज़रूरत है। कोरोना के फैलाव की रोकथाम के लिए हुकूमत और आवाम को यकीनन मिलकर चलना होगा, तभी इस वबा को शिकस्त हम सब मिलकर दे पाएंगे। मैं बात करूँगी इसी हवाले से, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ भी मैं डिस्कस करूंगी। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, चेयरमैन NCOC असद उमर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपका। असद उमर साहब, कुछ चीदा फैसले तो सामने आए, लेकिन जो 10% से ज़्यादा शरह वाले अजला इलाके, उनकी ज़रा डिटेल हमारे साथ शेयर कर लें, जिनको देख के अभी आप लोगों ने फ़ैसले करने हैं, जहाँ पे मुकम्मल स्कूल बंद होंगे, मुकम्मल इंडोर डाइनिंग बंद होगी, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ जहाँ लगनी है। कौन से शहर ऐसे हैं जहाँ पर ओमिक्रॉन ज़्यादा तादाद में केसेस सामने आ रहे हैं और ज़्यादा बढ़ रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो जैसे आपने अपने इब्तदाइये के अंदर कहा कि इस वक्त गढ़ जो है वो तो कराची है और तकरीबन 40% जो है वो मस्बत शरह है इस वक्त कराची के अंदर, जो किसी भी पाकिस्तान के शहर में किसी भी पहली जो जितनी भी वेव्स लहर गुजरी हैं उसमें हमने नहीं देखा। और यही बताया जा रहा था पहले से भी ओमिक्रॉन के बारे में कि ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है बनिस्बत दूसरे वायरस के। तो सबसे पहले डिटेक्शन भी कराची में हुई और उसके बाद जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैला। उसके अलावा अब जो है वो लाहौर के अंदर ज़्यादा हो चुका है, हैदराबाद काफ़ी आगे पहुँच गया है और 3-4 बड़े शहर हैं। लेकिन हमने ये जो फ़ैसले किए हैं वो 3 दिन की औसत की बुनियाद पे है, तो क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है तो इस वक्त तो सिर्फ 5-6 शहर उससे असरअंदाज होंगे, लेकिन ये मुमकिन है कि आगे जो है वो ज़्यादा फिर इजाफा हो इन शहरों के अंदर जिनके अंदर ये ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। और पाबंदियों के ऊपर भी मैं बोल दूं कि जो कोशिश हमारी है लोगों का रोज़गार मुतासर ना हो, चलता रहे। आपने कहा था कौन से शहर हैं जहां स्कूल मुकम्मल बंद होंगे, मुकम्मल स्कूल कहीं भी नहीं बंद हो रहे। अच्छा। जो 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे जो हैं उनके लिए तो पहले से भी हमने ये कहा हुआ था और बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन हुई भी है। और वो कल जब हम डेटा देख रहे थे हमने बड़े पैमाने के ऊपर टेस्टिंग कराई इन बच्चों की,
तो हमें वाज़े तौर पे नज़र आया कि वो शहर जहाँ पे स्कूलों के अंदर वैक्सीनेशन ज़्यादा हुई भी है वहाँ पे मस्बत शरह जो है वो कम थी, और जिन शहरों के अंदर कम ये हुआ है वैक्सीनेशन वहाँ पे मस्बत शरह ज़्यादा नज़र आ रही थी। तो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ैसला किया गया है कि कम से कम 31 जनवरी तक एक डोज ज़रूर लगवा चुके हों बच्चे। उसके अलावा जो है जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे 12 से 5 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है वो स्टैगर किया गया, यानी हफ्ते में 3 दिन स्कूल जाएंगे, बंद किसी को भी नहीं किया जा रहा, सिवाय उन स्कूलों के जहां पे कोई बहुत ज्यादा केसेस नजर आएंगे। जिस तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन करते हैं, किसी इलाके के अंदर बहुत ज्यादा केस हो जाए तो उस इलाके को लॉकडाउन किया जाता है, इसी तरीके से अगर कोई स्कूल जो है वहां पे ज्यादा तादाद में केसेस नजर आएंगे तो फिर उस स्कूल को जो है 1 हफ्ते 8 दिन के लिए बंद किया जाएगा। मतलब कि अभी 5 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं वो अल्टरनेट डेज पर स्कूल जाएंगे, मतलब कि 3 दिन जाएंगे और 3 दिन ऑनलाइन क्लासेस होंगी, राइट? जी, और क्योंकि इसकी वजह ये करना हमें इसलिए पड़ा कि उनकी वैक्सीनेशन नहीं हो सकती अभी, और ये 31 जनवरी तक ये सारे फैसले और बाद रीडू करेंगे, दोबारा देखेंगे कि रेशो क्या है, उसके बाद जो आपने अल्टरनेट स्कूलों का भी फैसला है उस पर नजरसानी होगी। जी, हम 27-28 तारीख को जो है वो दोबारा हम इसको देखेंगे और फिर फैसला किया जाएगा कि इसके अंदर ज़्यादा इजाफा करना है या कुछ। साउथ अफ्रीका में ऐसा देखा गया था कि लहर बहुत तेज़ी से ये बढ़ी तो थी, लेकिन उसके बाद वो कुछ अरसे रहने के बाद तेज़ी से उसके अंदर कमी भी आनी शुरू हो गई थी। तो इसलिए अभी जो फैसला है वो सिर्फ 31 जनवरी तक का है। और रेस्टोरेंट्स की जो इंडोर डाइनिंग है ये मुकम्मल बंद है? नहीं जी, इंडोर डाइनिंग जो है उसके अंदर सिर्फ वैक्सीनेटेड और 50% उसकी अटेंडेंस जो है वो करके जो भी कैपेसिटी है उसका 50% रखा जाए और सिर्फ उनको इजाज़त हो इंडोर डाइनिंग के लिए जो वैक्सीनेटेड है। सही। अच्छा, जो मार्केट्स हैं उनको आप लोगों ने बिल्कुल खुला रखने की इजाज़त दी है? लाहौर की जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, शालम मार्केट है, इचरा है और ब्रांथ रोड है, बिल्कुल तंग मार्केट है जहाँ एक बंदा एक वक्त में बड़ी मुश्किल से गुजरता है, ऐसी मार्केट्स में गलियाँ हैं तो इतना रश होता है वहाँ पे, तो वो बिल्कुल एज इट इज़ अपने टाइम के मुताबिक 7 दिन 6 दिन ऐसे ही काम करते रहेंगे, वहाँ के लिए कोई वो नहीं है? वहाँ तो मैं अक्सर देखा है कि SOPs भी उस तरीके से वहाँ पर फॉलो नहीं होते। असद साहब जी, देखें ये एक जजमेंट एक्सरसाइज करनी पड़ती है और हमने सारा जब से शुरू हुआ है तो आपने यही देखा होगा कि हमने एक तवाज़ुन रख के फ़ैसले करने की कोशिश की है और लोगों के सेहत पे भी कम से कम ख़तरा हो और उसके साथ साथ लोगों का रोज़गार भी चलता रहे, उसको दोनों चीज़ों को सामने रख के हम फैसले करते रहे हैं। ओमिक्रॉन की अभी तक जो हमारे पास जो दुनिया से शवाहिद आए हैं उसमें यही लगता है कि हॉस्पिटलाइजेशन पे उतना ज़्यादा दबाव नहीं आता जितना कि पहली लहरों में आता था, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि ये ज़्यादातर एविडेंस उन ममालिक का है जहाँ वैक्सीनेशन बहुत बड़ी तादाद में हुई है। आप आजकल अपने जानने वालों के अंदर भी देखें तो वो लोग जिनकी वैक्सीनेशन हुई भी थी और उसके बाद उनको कोरोना हुआ है तो बड़े ही उनके माइल्ड सिम्टम्स हैं, यानी उनको जो सेहत है उसके ऊपर मनफी असर जो है वो एक कम सतह के ऊपर है। लेकिन वो लोग हमारे अपने ही जानने वालों में जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई भी थी या सिर्फ 1 डोज लगाई थी, दूसरी डोज नहीं लगाई थी, उनके ऊपर असर ज़्यादा हो रहा है। तो क्योंकि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन उस सतह के ऊपर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में हुई है, तकरीबन 8 करोड़ इस वक्त पाकिस्तानी होने वाले हैं जो मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन फिर भी उस सतह पे नहीं है जो अमेरिका और बरतानिया में है। तो इसलिए हमें यह भी ज़रा सा खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हस्पताल के निज़ाम पे उससे ज़्यादा असर नज़र आए, और अगर हमें ऐसा होता हुआ नज़र आएगा तो जैसे मैंने कहा हम तो रोज़ाना की बुनियाद पर इसको देखते हैं, मिलते हैं, आपस में तजिया करते हैं, तो अगर ज़रूरत पड़ी फैसला करने की मज़ीद बंदिशों की वो भी किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त हमारा इरादा नहीं है कि कोई ऐसी एक्टिविटीज को रोका जाए जिनसे लोगों के रोजगार पे। कितने डेथ्स हो चुकी हैं? देखें वो डेथ रेशो आप कंपेयर नहीं कर सकेंगी दूसरे केसेस से, इस वक्त तो आपको बहुत कम नजर आएगी और उसकी वजह यह है कि ये पूरा एक साइकिल होता है।
पहले कुछ लोगों को कोविड होगा या कोरोना लगेगा, उसके बाद उनमें से कुछ लोगों की तादाद जो है अस्पताल में पहुंचेगी, फिर उनमें से कुछ जो है वो क्रिटिकल केयर के ऊपर जाते हैं या ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत पड़ती है, और फिर खुदा न खास्ता उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो ये पूरा साइकिल जो है ये कोई 4 से 6 हफ्ते का साइकिल है। क्योंकि ये वेव अभी शुरू हुई है, पिछले 2 हफ्ते के अंदर शुरू हुई है, तो अभी तो अमवात बहुत कम नज़र आ रही है। जैसे आपने कहा कि 5400 केसेस थे कल और सिर्फ 8 लोगों की अमवात हुई। खैर सिर्फ तो नहीं कहना चाहिए, एक शख्स की भी हलाकत जो है वो अफसोसनाक है, लेकिन ये शरह आपको बहुत कम नजर आ रही है। लेकिन इससे मिसलीड ना हो, क्योंकि होगा ये कि आपको अगले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अस्पताल के अंदर जो मरीज हैं उनकी भी तादाद बढ़ती भी नजर आएगी, और बदकिस्मती से आपको जो लोग जिनकी हलाकत हो रही है उनकी भी तादाद बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सही असद उमर साहब, इसमें कोई शक नहीं है। इससे पहले भी जो 4 लहरें आई, अब नुकसान भी हुआ, लेकिन इस बात पे बिल्कुल आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो आप लोगों के स्ट्रैटेजीज थी, जो आप लोगों की पॉलिसीज़ थी, उसकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत ओवरकम किया। आपकी इन स्ट्रैटेजीज़ की वजह से पाकिस्तान में वो हाल नहीं हुआ जो पूरी दुनिया में हम लोगों ने देखा, और अब भी हम उम्मीद करते हैं कि इस लहर से भी आप लोग अपने इन दानिशमंदाना फैसलों की वजह से इसको ओवरकम करने में इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉलिटिकल चीज़ें भी मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। असद उमर साहब, सबसे पहले तो कराची का जो नया बल्दियाती, सिंध का जो नया बल्दियाती निज़ाम है, जमात इस्लामी अभी भी धरना दिए बैठी है वहाँ पर। आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध हुकूमत से बात करें, वो कहते हैं पहले से ज़्यादा बाइख्तियार है, पहले से ज़्यादा हम लोगों ने इख्तियारात दिए हैं बल्दियाती नुमाइंदों को। आप लोगों की रिजर्वेशन असल में है क्या? देखिए, पाकिस्तान का जो जमहूरी निज़ाम है, हमारा जो आइन है, बड़ा वाज़ेह है कि 3 मुख्तलिफ सतह के ऊपर हुकूमतें बनाई जाएंगी, तश्कील की जाएंगी, और इख्तियारात और वसाइल जो हैं वो इन तीनों सतह के ऊपर एक निज़ाम के तहत तकसीम किए जाएंगे। वफाक है, सूबा है, और मुकामी हुकूमत का निज़ाम है। 18वीं तरमीम के बाद और 7th NFC अवार्ड के बाद वफाक से बहुत ज़्यादा इख्तियारात और बेतहाशा वसाइल जो हैं वो तो सूबों के पास आ गए, लेकिन सूबों ने आगे जो कानून साजी की उसमें मुकामी हुकूमतों को उन्होंने जो है वो हक नहीं दिया जो आइन कहता है। आइन बड़े वाज़े तरीके से कहता है कि एक मुकामी हुकूमत का निज़ाम होगा जिसको सूबाई हुकूमतें जिसका कानून तश्कील देंगी, और वो कानून ऐसा होगा जिसमें मुकामी हुकूमत जो है वो इंतज़ामी, सियासी और माली तौर पर खुद मुख्तार होगी। अब हमें इसमें से कोई भी चीज़ पूरी होती हुई नहीं नज़र आती सिंध हुकूमत के निज़ाम के अंदर। पंजाब में अभी जो नया कानून आ रहा है उसके अंदर आप देखेंगे कि बेतहाशा इख्तियारात जो हैं वो मुकामी हुकूमत को दिए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो इलेक्शन शुरू हो चुके हैं और एक बाइख्तियार निज़ाम वहाँ पर लाया जा रहा है। इस्लामाबाद के लिए हमने एक इंतहाई बाइख्तियार मुकामी हुकूमत का निज़ाम लेने का कानून काबीना से पास कर दिया है, अब असम्बली के अंदर है। लेकिन सिंध के अंदर जो पहले जो थे और वो भी नामुकम्मल था, और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM दोनों जो हैं उनकी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं, जिनकी हेयरिंग्स भी हो चुकी हैं कि ये तो 140 से जो आइन का है उससे मुतसादिम है सिंध का मुकामी हुकूमत का निज़ाम। आज जमात इस्लामी धरना दिए बैठी है। एक दौर हमने जनरल मुशर्रफ का भी देखा है जब बल्दियाती निज़ाम बहुत ज़्यादा बाइख्तियार था, जो इख्तियारात थे वो निचली सतह के नुमाइंदों तक थे। जो मुस्तफ़ा कमाल थे जब वो कराची के मेयर थे, बहुत ज़्यादा काम भी हुए कराची में, आज भी लोग उनके कामों को याद करते हैं। तो क्या वजह होती है कि एक डिक्टेटर निचली सतह तक इख्तियार मुंतकिल करता है और जमहूरी हुकूमतें वो करने की सक्कत नहीं होती है या इख्तियारात देना नहीं चाहती हैं? आज वही जमातें एहतजाज कर रही हैं। बिल्कुल सही है जी, वो इख्तियारात देना नहीं चाहती वाला ज़ुमरे में आता है, और मैं आपको अपनी ज़ाती राय उसमें बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप तो बहुत छोटी हैं, जब हम जवानी में कॉलेज वगैरह में होते थे तो हम देखते थे कि सियासी नारे लिखे होते थे दीवारों के ऊपर, और उस पर लिखा होता था चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो। तो असल बात ये नहीं है कि चेहरा कौन है, निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। बाख्तियार मुकामी हुकूमतें चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत के वहाँ पर आए, क्योंकि हमारी सियासी पार्टियां जो हैं वो ज़्यादातर ऐसी हैं कि ख़ानदान की इजारादारी है। ख़ानदान जो है वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, पूरी पार्टी को कंट्रोल करता है। तो वो चाहते हैं कि तमाम ताकत जो है वो मरकूज़ रहे ख़ानदान के हाथ के अंदर, इसलिए वो उनको बिल्कुल मरकज़ियत की बुनियाद के ऊपर एक निज़ाम चाहिए। क्योंकि इमरान खान का कोई ख़ानदानी कंट्रोल नहीं है पार्टी के ऊपर, ना वो इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी कोई ज़ाती इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए या जायदादें बनाने के लिए,
तो उन्होंने तो खैबर पख्तूनख्वा में कर दिया, इस्लामाबाद में कर दिया, पंजाब में कर दिया। वो तो उन्होंने करके दिखाया है कि जो वो बात करते थे उसी तरीके से उन्होंने अवाम को मुकामी सतह के ऊपर बाइख्तियार करने का कानून बना दिया। और ये भी मैं बता दूं, तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं जरूरत से ज्यादा इख्तियारात दे दिए गए और इतने नहीं देने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि वो यकीन रखते हैं कि जब तक अवाम बाइख्तियार नहीं होंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने तो कानून बना दिया। लेकिन ये बाकी जमहूरी पार्टियां, इसलिए बिल्कुल आप सही करिए, कितनी शर्मनाक बात है कि डिक्टेटर के वक्त में तो फिर भी निस्बतन बेहतर कवानीन बने हैं, ज़ियाउल हक के वक्त में बनी थी, फिर मुशर्रफ साहब के वक्त में बनी, लेकिन ये जो सो कॉल्ड जमहूरी पार्टियां हैं, ये जब इनकी हुकूमतें आती हैं सूबों के अंदर तो वो बिल्कुल इनकार कर देते हैं किसी किस्म का भी इख्तियार अवाम तक पहुंचाने में। केपीके का अगर सिस्टम इतना बाइख्तियार है, क्या वजह बनी वहां पर शिकस्त की? अगर नुमाइंदे इतने बाइख्तियार थे, क्या फिर उन्होंने डिलीवर नहीं किया इख्तियारात के बावजूद, वसाइल के बावजूद? फिर एक हमें पैनिक नज़र आया उस शिकस्त के बाद, जब सारा तहलील करना पड़ा सारा निज़ाम। अब आप भी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, इसकी भी मुबारकबाद आपको। क्या वजह थी कि जो पार्टी का एक तंजीमी निज़ाम था, जितने बड़े लीडर्स थे, क्या ये हुकूमती ओहदों में इतने मसरूफ़ हो गए, हुकूमती मामलात में इतने मसरूफ़ हो गए कि जो एक बेसिक तंजीमी ढांचा होता है किसी पार्टी का, पार्टी को चलाने का, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया आप लोगों ने? अच्छा, इस चीज़ का मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं अपनी तज्जिया भी पेश करूँगा कि क्या फ़र्क हुआ, लेकिन उससे पहले कि खैबर पख्तूनख्वा का क्या निज़ाम वाकई में बाइख्तियार मुकामी हुकूमत का निज़ाम है या नहीं, तो 2018 की इलेक्शन से पहले उस वक़्त तहरीक इंसाफ और MQM का इत्तेहाद नहीं था। MQM के उस वक़्त कराची के मेयर वसीम अख्तर जो है, उन्होंने पब्लिकली ये मुतालबा किया कि मुझे उतना ही इख्तियार दिला दें जितना खैबर पख्तूनख्वा के जो मेयर हैं मुख्तलिफ शहरों के उनके पास है। तो ये तो हमारे जो सियासी जो मुखालिफिन है उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया कि वाकई में खैबर पख्तूनख्वा का निज़ाम जो है वो मुख्तलिफ था, ज़्यादा बाइख्तियार था। अब आप ज़रा सा इसका तजिया करें कि ये क्या वजह है कि हुकूमत के होते हुए जो है वो मिक्स रिजल्ट क्यों आए। ये पहली बात तो सबको याद दहानी बार बार करानी पड़ती है कि अभी भी जो है सबसे ज़्यादा वोट तहरीक इंसाफ को पड़ा है, और जो 3 दफ़ा मुख्तलिफ पार्टियाँ हुकूमतें बना चुकी है खैबर पख्तूनख्वा में, यानी मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी, इन तीनों ने मिलकर जितनी तहसीलें नहीं जीतनी हैं उससे 2 गुना तहसीलें सिर्फ अकेले तहरीक इंसाफ ने जीती है। लेकिन हम इससे भी मुतमईन नहीं है, हमारे ख्याल में इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस होनी चाहिए। लेकिन ये मुमकिन कैसे हो रहा है? ये 2 वजह से मुमकिन हो रहा है शाजिया, कि ये रिजल्ट आप देख रहे हैं सिटिंग गवर्नमेंट प्रोविंस में भी, ऊपर फेडरल गवर्नमेंट में भी। एक तो क्योंकि बाइख्तियार निज़ाम है, पुराने निज़ाम के अंदर जो सिंध में जैसा निज़ाम है या जैसे पहले पंजाब में निज़ाम होता था, सारा इख्तियार तो सूबाई हुकूमत के पास होता था। तो जब वोटर वोट डालने के लिए जाता था, वो कहता था कि अगर मैंने किसी ऑपोजिशन की पार्टी को कामयाब कर दिया तो सारी ताकत तो ऊपर किसी और पार्टी के पास है, तो मेरा काम कैसे होगा? अब उसको पता है कि इन मुकामी हुकूमत के मेयर जो हैं, जो दूसरे लोग वहां पे आ रहे हैं, उहदेदारान आ रहे हैं, या बाख्तियार लोग हैं, इनके पास वसाइल भी हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर सूबे में हुकूमत किसकी है कि किसकी नहीं है। दूसरा, इमरान खान जो है वो न्यूट्रल एम्पायर से खेलने के आदी हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि ऐसा निज़ाम हो जिसके अंदर हुकूमत अपनी ताकत और असर रसूख को इस्तेमाल करके इलेक्शन के नताइज पर असरअंदाज ना हो। तो वो जो लैक ऑफ इंटरफेरेंस है वो भी नज़र आती है, लेकिन इसमें ज़रूर एक पहलू अपनी कारकर्दगी का भी है। और हमारे ख्याल में जो टिकट एलोकेशंस हुई वो शायद इतनी अच्छी नहीं थी, वर्कर ने उसको नहीं एक्सेप्ट किया। तहरीक इंसाफ का नज़रियाती वर्कर भी है, नज़रियाती वोटर भी है, उसको जब कोई चीज़ सामने नज़र आती है, कोई कैंडिडेट नज़र आता है जो नज़रिए पे पूरा उतरता हुआ नज़र नहीं आता, तो वो फिर उसके लिए बाहर नहीं निकलते। टिकट्स की एलोकेशन क्या जब ये की जा रही थी, टिकट्स दिए जा रहे थे, उसके अंदर डेफिनेटली बेहतरी हो सकती थी। के नॉलेज में नहीं था, इमरान खान साहब को कुछ नहीं पता था इस हवाले से? नहीं, ये इनफैक्ट ये एक जो फैसला हुआ है वो भी अगले फेज का यही हुआ है कि बिल्कुल टिकट जो है, जाहिर है ज़्यादातर टिकट्स जो है हज़ारों की तादाद में टिकट दिए जाते हैं, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि मरकज़ी सतह के ऊपर वो फैसले की जा सके। लेकिन जो बड़े टिकट है, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में तहसील का टिकट है, और या पंजाब में भी जो इलेक्शन होने वाला है उसमें ज़िले का टिकट होगा, तो उसके अंदर जो है मरकज़ी क़यादत और पार्टी के चेयरमैन इमरान खान खुद ज़ाती तौर पे भी इन्वॉल्व होंगे, ताकि अगर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो मुकामी धड़ेबंदी की वजह से या लाइक्स डिसलाइक्स की वजह से अगर कोई फैसले के अंदर कमज़ोरी नज़र आ रही है, तो उसके ऊपर जो है एक मरकज़ी लीडरशिप की सतह के ऊपर नज़र रखी जा सके।
आप समझते हैं टफ टाइम देगी नून लीग आप लोगों को? इंतखाबात होने जा रहे हैं। देखिए हमारे ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं इसके अंदर दो मुख्तलिफ रीजन हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जहाँ ज़्यादातर ये होगा। एक तो मलकंड है और दूसरा हज़ारा रीजन है, और 4 अजला हैं, ज़म अजला जो थे पुराने हमारे नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान, कुर्रम और औरंगज़ई, जहाँ पे इलेक्शन होना है। ये जो ज़म अजला हैं यहाँ पे जो पार्टीज़ जिनका असर रसूख ज़्यादा है वो तहरीक इंसाफ और JUI हैं। मलाकंड के अंदर सबसे ज़्यादा पार्टी पॉपुलर जो है वो क्लियरली नंबर 1 पार्टी वहाँ पे तहरीक इंसाफ है, लेकिन पॉकेट्स के अंदर वहाँ मुस्लिम लीग नून का भी है, जमात इस्लामी का भी है, JUI का भी है, एक तहसील है जहाँ पे कुछ पीपल्स पार्टी का भी है, लेकिन ओवरऑल क्लियरली सबसे ज़्यादा वहाँ मकबूल जमात तहरीक इंसाफ है। हज़ारा रीजन जो है वो मुकाबला तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का होगा। वहाँ पर भी मानसेरा है, एक दो और अजला हैं जहाँ पे JUI का भी कुछ वोट बैंक है। तो ये मेन प्लेयर्स होंगे, अच्छा मुकाबला होगा। और ये मुकामी लेवल का जो इलेक्शन है उसकी डायनामिक्स जो है वो ज़रा मुख्तलिफ होती हैं जनरल इलेक्शन से। जनरल इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का वोटर निकलता है इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, बल्दियाती में भी निकलना चाहिए। इमरान खान ने तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। पंजाब में एक मूड सेट होगा, बल्दियाती इंतखाबात जब होंगे लोकल इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह यहाँ पे भी वोटर आपको निकलते हुए नजर आएंगे। पहली फेज के अंदर जैसे हमने कहा कि शायद उतनी जो तवज्जो से जिस तरीके से ये इलेक्शन लड़ना चाहता है नहीं लड़ना चाहिए। आप अगर तज्जिया भी करके देखें तो आपको बुनियादी तौर पे ये नज़र आएगा कि ये नहीं कि दूसरी पार्टीज़ को ज़्यादा पॉपुलर हो गई, बट तहरीक इंसाफ के वोटर का एक हिस्सा जो है वो घर बैठा और उसने जाकर वोट नहीं डाला, उसने किसी और पार्टी को वोट नहीं डाला, लेकिन वहाँ पे जो लोकल कैंडिडेट खड़े हुए जो सामने उसके पास चॉइसेस थी वो उसके लिए निकल के नहीं आया उसको वोट डालने के लिए। इसीलिए उसके बावजूद मैं दोबारा याद दिला दूँ, ANP, PPP और मुस्लिम लीग नून से मिला के 2 गुना से ज़्यादा तहसीलें जीती है, लेकिन हमारे ख्याल में इससे भी बेहतर रिजल्ट हो सकता है। आखिरी सवाल है सद उमर साहब, बकौल आप लोगों के 4 नून लीग के जो लोग हैं बगावत करने के लिए तैयार हैं नून लीग के साथ, नवाज शरीफ के साथ। बकौल नून लीग के 4 आप लोगों के वजीर हैं जो बगावत करने के लिए तैयार हैं इमरान खान के साथ, और आप ख्वाहिशमंद है नई क़यादत के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं। कितनी हकीकत, कितने अफसाने इन बातों में? देखिए मुझे 4 लीडर्स का नहीं पता मुस्लिम लीग नून के अंदर, बट एक बुनियादी वहाँ पर कशमकश और रस्साकशी चल रही है। मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ और उनकी जो ख़ानदान है उसके अंदर, वो तो बहुत ऑब्वियसली प्ले आउट हो रहा है, वो सबके सामने प्ले आउट हो रहा है, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। और ये मुस्लिम लीग नून के आप लीडर से बात करें तो वो उस बात को खुल्लम खुल्ला मानते भी हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो प्याली में तूफान में बड़ा सुन रहा है, और वो अखबार के कॉलमों से बाहर नहीं निकल रही वो बात। बिल्कुल कोई अगर सियासी तौर पे कोई बिल्कुल नासमझ इंसान होगा तो वही इस किस्म की कोई कोशिश करने की कोशिश करेगा। इस वक्त कुछ भी नहीं है। परवेज़ खट्टक का इतना तूफान खड़ा किया गया, उस मीटिंग में जाने से पहले परवेज़ खट्टक और मैं साथ वज़ीर आज़म के कमरे से साथ निकल के गए PM के साथ मीटिंग करते हुए, उसके बाद हम साथ बैठे हुए थे, शाम को फिर हम खाने पे साथ थे। बिल्कुल कोई जो बेबुनियाद बात उसको उठा के इतना बड़ा फसाना बना दिया। लेकिन आपके अपने वज़ीर फैसल वाडा, सेनेटर वाडा साहब कहते हैं कि मुनाफिकीन हैं तहरीक इंसाफ की सफ़ों में, तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं मुनाफिकीन। तहरीक इंसाफ में आई एम श्योर सारी इंसानियत में मुनाफिक होते हैं, तो तहरीक इंसाफ में भी कोई ना कोई मुनाफिक ज़रूर होंगे, लेकिन वो मुनाफिक ये तो हो सकता है कि वो इस वक्त वक्ती तौर पे अपने फ़ायदे के लिए तहरीक इंसाफ में आया हुआ है, कल उसको लगेगा कहीं कहीं और बेहतर उसके चांसेस है तो वहाँ पे चला जाए। इस किस्म की मुनाफिकत तो मैं इसको खारिजुल इम्कान नहीं कर सकता, ऐसा ज़रूर होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई नज़र नहीं आता कि कोई इमरान खान की लीडरशिप को कोई चैलेंज करने वाला या क्वेश्चन करने वाला आदमी मेरी नज़र से तो कोई नहीं निकला। अगर कोई गुजरा है, अगर आपकी नज़र से कोई गुजरा तो मुझे ज़रूर बता दें। ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन NCOC वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंद उमर साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या मरियम नवाज भी सज़ा से बरी होने जा रही हैं? नैब ने एवनफील्ड रेफरेंस केस में जवाब अदालत में जमा करा दिया है, जबकि मुस्लिम लीग नून का ये मानना है कि जवाब में सिवाय इल्ज़ामात के कुछ भी मौजूद नहीं है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब ने एवनफील्ड रेफरेंस केस में मरियम नवाज की बरियत की दरख्वास्त को मुस्तरद करने की अपील करते हुए कहा कि बरियत की दरख्वास्त अदालत के साथ धोखादही के मुतरादिफ है। नैब ने मरियम नवाज की अपील खारिज करने और जुर्माना लगाने के लिए भी इस्तदा की है, लेकिन दूसरी तरफ नैब की अदालत में जमा कराए गए जवाब को लेकर रद्द-ए-अमल दिया मुस्लिम लीग की नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने। उन्होंने कहा कि नैब के जवाब में एक नुक्ते, एक वाक़या और एक हकीकत का भी कोई जवाब मौजूद नहीं है। मजीद उन्होंने कहा कि नैब मरियम नवाज की पटिशन का जवाब दे, सबूत लाए और जजेस के सवालात का जवाब दे। उन्होंने ये भी कहा कि नैब ने जिन सबूतों के दावे किए थे वो संदूक तो हाई कोर्ट में नहीं पहुंच सके। नैब के पास नवाज शरीफ की जायदाद की मलकियत और मरियम नवाज के बेनिफिशियल ओनर होने का कोई सबूत नहीं है। नैब के पास ना सबूत है, ना दलील और ना ही कोई वजह, ये सिर्फ इमरान खान की जिद है। जबकि नैब का ये मौक़िफ़ है कि मरियम नवाज की बरियत की दरख्वास्त में बयान किए गए जो हक़ाइक़ हैं ये दुरुस्त नहीं हैं और इन इल्ज़ामात पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी हुई है। जबकि ट्रायल कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस का साफ शफाफ ट्रायल हुआ और एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में कानून के मुताबिक सज़ा सुनाई। नैब की जानिब से ये भी कहा गया कि मरियम नवाज के वालिद नवाज शरीफ, भाई हसन और हुसैन नवाज अदालती मफरूर हैं। मुलजमान ने लंदन फ्लैट्स की मनी ट्रेल अभी तक नहीं दी, जबकि नवाज शरीफ बताएं कि लंदन में जायदादें कैसे खरीदी, पैसा कैसे वहां पर मुंतकिल किया। अब देखना यह है कि मरियम नवाज और उनके वालिद नवाज शरीफ और भाई लंदन में ख़रीदी गई प्रॉपर्टी और फ्लैट की जो मनी ट्रेल है इसको देकर अदालत को मुतमईन करते हैं या नहीं, क्योंकि सवाल शुरू से एक ही हो रहा है कि अपनी मनी ट्रेल दें और जान छुड़ाएं। मैं बात करूंगी, मुझे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब आपका। जावेद अब्बासी साहब, एवनफील्ड के केस शुरू होने से लेकर अब तक सजाएं भी हुई और उसके बाद से पटिशन्स भी दायर हुई, अब बरियत की दरख्वास्त दी हुई है मरियम नवाज साहिबा ने। सवाल एक ही रहा है शुरू से, वो आप भी जानते हैं, वो ये है कि मनी ट्रेल दे दें और अपनी जान छुड़ाएं, सारे सबूत दें और जो हुकूमत का एक बयानिया इसको आप लोग गलत साबित करें। तो क्या वजह है कि जो मनी ट्रेल हर बार नैब की तरफ से भी रिक्वायर्ड होती है वो नून लीग दे ही नहीं सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, नैब एक ऐसा अदारा बन चुका है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस साहिबान ने कहा है, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जजेस साहिबान का यह व्यू है। उन्होंने अपनी जजमेंट में ये कहा है कि एक ऐसा अदारा है जो लोगों की पकड़ियां उछालने में, लोगों की इज्जतें उछालने में, सियासी लॉयल्टी चेंज करने में, हुकूमतें बनाने में और हुकूमतें गिराने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा ये बुरी तरह नाकाम हो गया कि अपनी प्रोसिक्यूशन का कोई केस साबित करने में। अब नैब के तो इतने बड़े इल्जामात हैं कि आपने देखा कि चेयरमैन नैब, उनके सारे लोग, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, इस हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, इस हुकूमत के तर्जुमानों ने किए और कोई लीडर नहीं छोड़ा जिनके मतलब इन्होंने रेफरेंस नहीं बनाए। सबको जेल में डाला, एक एक करके सालत में गए। अदालत ने इनसे पूछा कि इनके खिलाफ क्या सबूत है, आप सबूत सामने लेके आए। कोई सबूत इनके पास नहीं था और अल्टीमेटली सारे लोग वो जो नैब के केसेस में रेफरेंस में अंदर गए थे वो सारे बाहर आ गए और ये कोई सबूत और कोई एक केस किसी के खिलाफ साबित नहीं कर सके। अब ये मामला मैं इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, इसलिए कि ये मामला सब जुडिस है अदालत के अंदर। हम नैब के कहने पर कोई काम नहीं करेंगे, हम नैब पे यकीन ही नहीं रखते। हम समझते हैं कि ये एक पार्टी, हम समझते हैं कि ये इसमें कोई फेयर ट्रायल नहीं है। हम समझते हैं कि नैब और नैब की अदालतें जो हैं वो किसी के कहने पर काम करेंगे। आपने जस्टिस सिद्दीकी साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुनी थी ना, वो तकरीर जो उन्होंने हाई कोर्ट पिंडी बार में कही थी, मुझे यकीन है कि वो आपने सुनी होगी। उससे बाकी जजेस पे बात में नहीं जाता, ये रेफरेंस किस तरह बने, सिर्फ उसी एक स्पीच से सारा मामला क्लियर हो गया था। और वो उस वक्त उन्होंने की थी जब वो सीनियर जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो उन्होंने जो बातें की उसके बाद आपका क्या ख्याल है कि इन केसेस में कोई जान रह गई है? हाँ, हाई कोर्ट को हम मुतमईन करेंगे, हमें अदालतों पर यकीन है, अदालत जो हुक्म करेगी वो डॉक्यूमेंट हम उनके सामने रखेंगे अपनी बेगनाई का, और आप यकीन करें कि इंशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हम सरखरू होकर निकलेंगे
कि नैब की अदालतों ने जिन हालातों में हमें सजाएं दी हैं, वो अरशद मलिक ने अपने एफिडेविट में लिख दिया था कि मुझे किस तरह सजाएं दी गई हैं। इससे ज्यादा मैं इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता। सही। तो हुकूमत जो अब शहबाज शरीफ साहब को नाअहल करवाने के लिए मुतहरिक हो चुकी है, जो बुनियाद बनाया है इसी चीज़ को कि नवाज शरीफ को वापस लाने की उन्होंने गारंटी दी थी, वो नहीं ला सके, तो क्या ये हुकूमत का खौफ है कि हुकूमत को कोई और तरीका नहीं मिल रहा है? शहबाज शरीफ साहब साल जेल भी काट कर आए हैं, कैदे भी उन्होंने भुगती हैं, केसेस भी उन पर चल रहे हैं, बावजूद इसके कि वो इतना सब कुछ भुगतने के बाद भी हुकूमत को कुछ साबित नहीं हो सके ना इल्ज़ामात। तो क्या आप लोगों के ख्याल में हुकूमत और तरीके तलाश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से शहबाज शरीफ को जेल में डाला जाए? इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान साहब जब से आए, इनकी हुकूमत आई है, सबसे ज्यादा इन्होंने शहबाज शरीफ साहब पर और उनकी फैमिली के ऊपर इन्होंने, और मियां नवाज शरीफ साहब उनकी फैमिली के ऊपर इन्होंने केसेस बनाए। इनकी पूरी ख्वाहिश थी, इन्होंने हर एक रेफरेंस बनाया। ये जो टीवी में बैठ के इनके साथी कहते हैं कि अरबान रुपए की टीटीज आई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई हैं, वो भाई मेहरबानी करके ये सबूत अदालतों में क्यों नहीं लेके जाते हो? क्यों नहीं ये रेफरेंस बना के हमें सजा दिलाते हो? अगर हमने करप्शन की तो मेहरबानी करके क्यों नहीं हमें जेल में आपने डाला हुआ था तो क्यों नहीं हमारे खिलाफ केस साबित करे? ये सारे झूठे केस थे, ये केसेस इन्होंने जाती तौर पर बनाए हुए हैं। अब इमरान खान साहब को अब नैब के जब कुछ नहीं मिल सका, अब इस तरह के शोशे छोड़ रहे हैं जिनमें कोई जान नहीं है। लेकिन हुकूमत का ये इकदाम आपको नहीं लगता जो नाअहल करवाने के लिए मुतारिक हुए हैं शहबाज शरीफ को, ये इकदाम मजबूर कर देगा नवाज शरीफ को वापस आने पे? ये खौफ है हुकूमत को, ये डर है हुकूमत को। इस मुल्क से जो बुनियादी मसाइल है उनको हल करने में ये बुरी तरह नाकाम हो गए। ये इस मुल्क से गुर्बत मिटाने में, महंगाई खत्म करने में बुरी तरह नाकाम हो गए। आज जब पाकिस्तान की सूरत हाल है, सारे लोग दुआएं कर रहे हैं कि इनके जान छूटे और मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए। इन हालातों में तो नवाज शरीफ इसी मजबूरी से चले वापस तो आ सकते हैं, ये भी तो हुकूमत की कोशिश हो सकती है कि वैसे तो उन्होंने आना नहीं है, क्या पता भाई की नाअहलियत को देखते हुए कि देखे भाई मुश्किल में है तो मैं वापस ही चला जाऊं। और ये इतनी नाअहल हुकूमत है, ये किसी को नाअहल कर सकती है? वो इनमें कोई जान है नाअहल करने की? क्या आपने बात की है? वो ये मस्खरा का एक टोला है जो आकर टीवी में रात को रोज ड्रामा करके चले जाते हैं, हर रोज नए शोशे छोड़ते हैं, नए झूठी बातें करते हैं, नए तुहमत लगाते हैं, नए इल्जाम लगाते हैं। इनमें क्या जरूरत है कि ये किसी को नाअहल करवा सकें? अल्लाह माफी दे, ना ही कोई केस है उनके खिलाफ, ना ये करवा सकते हैं। इनको कहते हैं ना कि लाहौर हाई कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे, और ये नहीं जा सकेंगे। शहबाज शरीफ साहब अदालत में गए थे, हुकूमत ने उस वक्त कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत खराब है, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। इनकी मिनिस्टर ने, कैबिनेट ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि उनकी तबीयत खराब है तो उन्हें मुल्क से बाहर भेजना चाहिए। हमने तो इनसे रिक्वेस्ट नहीं की थी, ये मुस्लिम लीग नून ने तो किसी जगह पे रिक्वेस्ट नहीं की थी। ये फैसला पंजाब हुकूमत और मरकजी हुकूमत का था। अब वो फैसला करते हैं, उस वक्त वो ये एक बात कह रहे थे, उस वक्त वो सबको ये कह रहे थे उनकी सेहत बहुत खराब है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और आज दूसरे इल्जाम लगा रहे। ना इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है, ना इनका कोई। चले इस चीज को तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना कि हुकूमत रुकावट नहीं बनी, हुकूमत को ख्याल आया, हुकूमत ने मौका दिया कि जाएं अपनी मर्जी का इलाज करवाएं, और 8 हफ्तों की अगर छुट्टी मिली है आप लोगों को तो उसके लिए आप वापस आएं। तो इस चीज को भी तो आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए और 8 हफ्तों के बाद वापस आना चाहिए था। ये ताने ना देना, फिर ये ताने ना दे, ये फिर इल्जाम ना लगाएं, ये हमें ना कहें कि हमने इनकी वजह से की, ये कहें कि मेरिट पे उनका केस बनता था। इनमें अब जरूरत अखलाकी होनी चाहिए कि वो मेरिट में बीमार थे, बीमार के इलाज कराने गए। अगर ऐसी बात करें तो फिर हम करें, लेकिन ये आप तरह तरह के इल्जाम जब रोज लगाना शुरू करते हैं, तरह तरह की ये बातें करते हैं। इनके जो इन्होंने कई एडवाइजर और जो स्पेशल असिस्टेंट सिर्फ इसलिए रखे हुए हैं कि आप सरकार से तनख्वाह लें या गलतफहमियां फैलाएं या शोशे छोड़ें। 4 लीगी रहनुमाओं नहीं बल्कि बस 5 लीगी रहनुमाओं को आप कह रहे हैं कि बगावत करने की कोशिश की और अपने आप को मुतबादिल क़यादत के तौर पर पेश करने की ऑफर दी। क्या ये एक साजिश हो सकती है? आप समझते हैं कि नून लीग के अंदर दरार डाली जाए? नहीं, मैं ये पूरे यकीन करता हूं इस बात पे कि ये जो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, दरार नहीं डाल सकते। इनको पता है ना मुलाकात हुई है। हम बार बार शाजिया साहिबा इनसे पूछते हैं कि वो किससे मिले? तो इतना कॉन्फिडेंट हैं कि मुलाकात भी हुई, आगे से अर्जी भी रिजेक्ट हो गई है। आप अंदाजा करेंगे इस मुल्क का वजीर आजम साहब पिछले 3.25 सालों से हर वक्त कह रहा था कि ये जमातें मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं, ये लोग मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं, ये फलां फलां। हमने जब भी पूछा, मेहरबानी करके वजीर आजम साहब बताएं आपको किस आदमी ने आपसे एनआरओ मांगा, कहां पर मांगा, कौन सी एप्लीकेशन आपको वसूल हुई है? उनके पास कोई जवाब नहीं था।
ये असल इशू था। इशू क्या था इस वक्त? इशू था महंगाई का। मनी बजट इन्होंने पेश किया है, इन्होंने स्टेट बैंक को गिरवी रखवा दिया है IMF के कहने पर। चलिए जावेद अब्बासी साहब, हुकूमत को तो नहीं पता कि कौन 4 लोग कहां जाकर किससे मिले, किस जगह पर मिले, लेकिन नून लीग भी तो कह रही है कि आपके 4 वजीर, हम तो नहीं मिले, आप लोगों के बहरहाल 4 वजीर जरूर जाकर मिल रहे हैं, अपने आप को पेश कर रहे हैं। क्या आप लोगों को पता है वो 4 लोग कौन है, कौन से विफाकी वजीर? मुझे कोई इन्फॉर्मेशन उसकी भी नहीं है, और ना ही मैं किसी मफरूजे पे कभी मैंने बात किया, ना मैं करना चाहूंगा। मुझे उनका भी बारे में कोई भी पता नहीं। अगर हमारे कुछ कह रहे हैं तो वो भी नाम बताएं, और ये कह रहे थे ये भी नाम बताएं, ये साथ बताएं कि किससे मिले, कहाँ गए, वो 6 या 5 आदमी मिले। ये असल इशू से तवज्जो हटाने के लिए ये शोशे छोड़ते हैं। ये जो मुल्क में इस वक्त दरपेश मसाइल हैं, गुर्बत का, महंगाई का, करप्शन का, हर रोज डॉलर कहाँ पहुंच गया, उस असल इशू से तवज्जो हटाने के लिए ये हर रोज इल्जाम लगाते हैं। इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट किया है कि जितना टाइम आप अपने इस टीम को देते हैं कि जाके झूठे प्रोपेगेंडे करो, शोशे छोड़ो, लोगों को गाली दो, इससे ज्यादा टाइम भी अगर इन्हें गवर्नेंस पे दिया होता तो मुल्क के हालात कहाँ बेहतर होते। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को लेकर मुख्तलिफ खदशात का इजहार किया जा रहा है। ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन, वज़ीर आज़म खुद ये फरमाते हैं कि IMF के पास जाने से कौमी सलामती पॉलिसी पर कुछ समझौते करने पड़े हैं। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, ज़रा देखिए। अगर आपकी इकॉनमी की ये हालात हैं कि हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। जो आखिर में आपकी मदद करने वाला है वो IMF रह जाता है, लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है, और जब आप शराइत मानते हैं तो फिर आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई कौमी सलामती पर समझौता हुआ है? वज़रा तो नहीं मानते, जबकि वज़ीर आज़म भी इस खदशे का इजहार कर चुके हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ये कहते हैं कि जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हमने खुद मुख्तारी दी है, इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर मुस्लिम लीग नवाज 2015 में दे चुकी थी। वो क्या कहते हैं हमाद अज़हर, ये भी देखिए। नून लीग अपनी बंद सियासी दुकान को दोबारा चमकाने की कोशिश की। उन्होंने भी 2015 में एक बिल पास किया था स्टेट बैंक की आज़ादी के लिए। उस बिल में लिखा था जहां जहां माजी में वफाकी हुकूमत हदायत देती थी स्टेट बैंक को, उस क्लॉज को मुस्लिम लीग नून ने चेंज कर दिया और कहा कि अब वफाकी हुकूमत नहीं, अब आपका बोर्ड वो हदायत आपको देगा, हम वो ताकत जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। ये कानून का इन्होंने हिस्सा 2015 में नून लीग ने बनाया। और हमने क्या कहा? हमने कहा कि तमाम बोर्ड जो है वो वफाकी हुकूमत अपॉइंट करेगी। तो अब आप खुद फैसला कर लें कि किसने आजादी पे ज़र्ब लगाने की कोशिश की। अब हुकूमत माने ना माने, ऑपोजिशन स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के कानून को भी इसी समझौते के साथ ही जोड़ रही है। पार्लियामेंट ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरमीमी बिल 2021 के तरमीम शुदा मुसव्वदे को मंजूर कर लिया है। इस तरमीम में बैंक को तो खुद मुख्तारी देने के साथ साथ स्टेट बैंक से लिए जाने वाले हुकूमती कर्जों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। मगर सवाल ये है कि ये कैसी खुद मुख्तारी है कि जिसमें वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को कानून पास कराते ही यकीन दहानी कराना पड़ी कि अगर गवर्नर स्टेट बैंक ने बात ना मानी तो उन्हें फारिग कर दिया जाएगा। इस तरमीमी कानून के मुताबिक वज़ारत ख़जाना के सेक्रेटरी को स्टेट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बरकरार रखा जाएगा, लेकिन उन्हें वोट के हक से महरूम रखा जाएगा। इसी तरह डिप्टी गवर्नर्स को बोर्ड के इजलासों में शिरकत का हक होगा, लेकिन वोट डालने का हक हासिल नहीं होगा। कानून के मुताबिक हुकूमत की जानिब से स्टेट बैंक से कर्जा लेने पर पाबंदी होगी, मगर स्टेट बैंक हुकूमत या हुकूमती मलकियती इदारे या किसी दूसरे अवामी इदारे को बराह रास्त कर्ज नहीं देगा, ना ही इसकी ज़मानत देगा। जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से शकूक व शुबहात का इजहार कर रही हैं, जबकि हुकूमत इस तरमीमी बिल को मुल्की मईशत में बेहतरी का इंदिया दे रही है। स्टेट बैंक तरमीमी कानून क्या वाकई मुल्की मईशत के लिए बेहतरी का बायस बनेगा या फिर पाकिस्तान की कौमी सलामती मुतासर होगी? मैं बात करूंगी, मुझे माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी वालेकुम सलाम। जो खदशात हैं अपोजिशन के भी
कुछ माहिरीन के भी कि स्टेट बैंक मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के मामलात से आज़ाद हो जाएगा। हुकूमत को, मुल्क को अगर तरक्की देना भी चाहे, गुर्बत ख़त्म करना भी चाहे, तो इसकी पॉलिसी स्टेट बैंक के ही ताबे होंगी। और अगर ये एक्ट सेनेट से पास हो गया तो स्टेट बैंक ना पार्लियामान की सुनेगा ना ही हुकूमत की सुनेगा। इन खदशात में किस हद तक सच्चाई है डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस पे कोई शुबा नहीं है कि ये जो तरमीमी बिल लाया गया है स्टेट बैंक के एक्ट पर, वो हद से ज्यादा खुद मुख्तारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दे रहा है। अच्छा, इसके क्या असरात होंगे? आपने शायद ये भी इशारा किया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इससे सिक्योरिटी, आईएमएफ प्रोग्राम से सिक्योरिटी पे भी बुरा असर पड़ सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस तरमीमी बिल से सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले आईएमएफ ने कहा है स्टेट बैंक से कि सारे जो डिफेंस के मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं, बेशुमार अकाउंट्स हैं मुख्तलिफ इदारों के और डिफेंस के पूरे एस्टेब्लिशमेंट के, उनको इकट्ठा करके एक अकाउंट में लाएं। यानी कि उन्हें पता चलेगा कि खर्चे क्या हैं, अकाउंट्स में क्या पैसा है, कहाँ माल हो रहा है। ये सरल सिक्योरिटी के खिलाफ। दूसरी तरफ आईएमएफ ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने जो बजट का खसारा है, जिसमें प्राइमरी डेफिसिट हम कहते हैं, प्राइमरी डेफिसिट वो डेफिसिट होता है जब आप कर्जों की सूद की वापसी निकाल लें, तो यानी कि वो कम होता है। और आईएमएफ कह रहा है कि ये जो है ये सरप्लस में होना चाहिए। अच्छा। बात यह है कि सरप्लस में लाने के लिए सबसे बड़ा खर्चे का आइटम क्या है? डिफेंस। तो ये एक इशारा इस बात पे है कि डिफेंस के एक्सपेंडिचर को सख्ती से टाइट किया जाएगा। ये तीसरी बात जो मैं कह दूं कि खुदा न खास्ता अगर कोई टेरिटोरियल इशू हो और इमरजेंसी के तौर पर हमें सिक्योरिटी के लिए पैसों की जरूरत पड़े, तो हमारी हुकूमत स्टेट बैंक से जल्द जल्द लोन नहीं ले सकता। नहीं, ये तो चीज शामिल है ना डॉक्टर साहब, ये चीज तो शामिल है, जिस नुक्ते को भी बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, अहमियत दी जा रही है कि जो हुकूमत है वो स्टेट बैंक से कर्ज नहीं ले सकेगी। तो फिर यही कहा जा सकता है कि बैंक कैसे ताबे रहेगा हुकूमत के? बिल्कुल, तो तीन चीजें हैं, एक अकाउंट्स के कंसोलिडेशन, दूसरा प्राइमरी सरप्लस लाने की कोशिश में हुकूमत को डिफेंस के अखराजात कम करने पड़ेंगे, और तीसरा कर्जे स्टेट बैंक से डायरेक्टली नहीं लिए जा सकते इवन अगर एक इमरजेंसी मौजूद हो। ये तीन बहुत अहम नुकात हैं। सही। इससे सिक्योरिटी पर असर यकीनन पड़ सकता है। और डॉक्टर साहब, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है, अगरचे वो पाकिस्तानी होंगे, लेकिन क्या इस बात के खदशात नहीं है कि वो जो पॉलिसीज हैं वो आईएमएफ की टो करेंगे? जी, ये बात का खतरा जरूर मौजूद है, और उसकी वजह यह कि देखिए एक बैलेंस की जरूरत होती थी, और मैं जब हुकूमत में था उस जमाने में हमने एक फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन बोर्ड बनाया था। देखिए, ये दो अहम पॉलिसीज, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज में कोऑर्डिनेशन की बेतहाशा जरूरत है, और साथ साथ दूसरे पॉलिसीज भी, ट्रेड पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वगैरह। अब हमारा स्टेट बैंक सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में सोचेगा, और यकीनन जोर इस पे होगा कि अफरात ज़र को कम किया जाए। ये बहुत मुनासिब तो है, सही, मगर हमारे जैसे गरीब मुल्कों में आपको ये भी सोचना पड़ता है कि रोजगार में भी इजाफा हो, शरह-ए-नमू में कुछ इजाफा हो। तो एक बैलेंस फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी में रखना बहुत जरूरी है, जो कि खत्म हो जाएगा। और आईएमएफ के इन्फ्लुएंस, जब तक आईएमएफ का प्रोग्राम है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी पे फिक्स करके स्टेट बैंक से कहेंगे कि रुपए की कदर मार्केट पे छोड़ो, सूद को बढ़ाओ, अफरात ज़र इस तरह से कम करो, और नतीजा ये कि कीमतों में इजाफा
और अफरात-ए-ज़र में दूसरी तरीकों से इजाफा। तो लिहाजा ये बैलेंस बिल्कुल नहीं रहा। हम सब ये कहते रहे हैं कि मॉडरेशन और कोऑर्डिनेशन की जरूरत बहुत मौजूद है। तो डॉक्टर साहब, क्या मुस्तकबिल में इसको ख़त्म भी किया जा सकता है, इस कानून को? सवाल ये पैदा होता है कि हमारे सिक्योरिटी के इदारों ने क्या राय दी है इस पॉलिसी के। मैंने आपको 3 जरिए बताए हैं जिससे सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। क्या ये एक्सेप्टेबल है? और दूसरी तरफ ये देखिए कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं, जो हमें कर्जों की जरूरत है बाहर से, वो बेतहाशा बढ़ चुकी है। तो क्या हम IMF के पंजे से निकल पाएंगे? ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। आपके जो इस वक्त माशी हालात हैं और तिजारती खसारा आसमान तक पहुंच चुका है और इसी लेवल पर रहने का खतरा है, तो क्या अनकरीब आप IMF के पंजे से निकल पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल करना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, आखिरी साल में हुकूमतों की कोशिश होती है कि आवाम को रिलीफ दें, ऐसी पॉलिसीज लेके आए जिसका आवाम को फ़ायदा हो, ख़ास तौर पर मईशत की जो रफ्तार है उसको तेज़ कर दें। अब सितंबर में हम इस IMF का जो प्रोग्राम है वो ये ख़त्म हो जाएगा। क्या इसके बाद हमें मौजूदा हालात को देखते हुए आप क्या ये कह सकते हैं कि हमें इसको कंटिन्यू करना पड़ सकता है या इसके बगैर चलेंगे हम लोग सितंबर के बाद? मेरा अपना ख्याल ये है कि जो आपका बाहर से जो फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है वो 28 से 30 अरब डॉलर तक पहुंच गई इस साल, और अगले साल इसी लेवल पर रहेगी, इसलिए कि कर्जों की वापसी की मकदार बढ़ता जा रही है। अगर पाकिस्तान में इतनी सलाहियत है हमारे पॉलिसीज में कि हम इसको बहुत सख्त तरीके से कम कर लें, तो फिर IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, दिसंबर में हमारी इंपोर्ट्स तकरीबन 7.5 अरब डॉलर तक पहुंची। इंपोर्ट्स के जो आदाद शुमार हैं कि वो 3 अरब डॉलर की तक मुश्किल हमारी एक्सपोर्ट्स रही, तो भी खसारा 4 अरब डॉलर है। तो देख लें हमारा माली साल कब खत्म होने, अगर खसारा 4 अरब डॉलर तक इस तरह बढ़ता गया, ये तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। 50 अरब डॉलर तक खुदा न खास्ता जा सकता। और अगर आपके रेमिटेंसेस अल्लाह के फजल से उनमें अभी भी कुछ इजाफा है, वो 33 अरब डॉलर तक हो जाते हैं, तो कम से कम करंट अकाउंट का खसारा जो है 17 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जो तारीख का नंबर 2 लेवल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मौशा डॉक्टर हफ्सा साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।